हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका केयू इंस्टीट्यूट मडाउर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 4 की, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका शीर्षक है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने स्थिर बिंदु आवेश या निकायों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना सीखा था। इस चैप्टर में हमारा मूल उद्देश्य क्या रहेगा? इस चैप्टर में हमारा मूल उद्देश्य रहेगा संधारित्र का अध्ययन करना, संधारित्र में आवेश के संचय के बारे में जानना कि संधारित्र में आवेश किस प्रकार से संचित हो सकता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और किसी संधारित्र को आवेशित और निरावेशित करने पर ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी या कमी होती है। ये सब चीज़ें हम जानेंगे। संधारित्र का जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग है, विद्युत धारिता मतलब कि विद्युत धारिता जो होती है वो संधारित्र एक डिवाइस है, युक्ति है। ये एक युक्ति है, ठीक है, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। और ये एक ऐसी युक्ति है जो आवेश का संग्रह करती है, आवेश का संग्रह करती है। ये युक्ति संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश का संग्रह कर लेती है, अपने ऊपर बहुत सारा आवेश इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर। उससे फायदा क्या हो? उससे देखा होगा आपने कैमरा में फ्लैश लाइट देखी है। जब कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं और फ्लैश लाइट ऑन होती है तो बहुत सारा प्रकाश बाहर निकलता है, एक साथ बहुत सारा प्रकाश बाहर निकलता है। वो कहाँ से आ रही है एनर्जी? वो एनर्जी आई कहाँ से? वो एनर्जी आती है संधारित्र में संचित आवेशों के कारण। संधारित्र में बहुत सारे आवेश संचित होते हैं और वो तेजी से अपनी सारी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी सहायता से? संधारित्र की सहायता से, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे उपयोग हैं। पंखा होता है, पंखे में कैपेसिटर लगा होता है जिसके कारण पंखा अपनी स्पीड मेंटेन कर पाता है, पंखा अपनी गति मेंटेन कर पाता है। मोटरें होती हैं, सबमर्सिबल मोटर है, चक्की की मोटर है, ये सारी मोटरों में कैपेसिटर लगे होते हैं जिनको कंडेंसर भी कहते हैं। दूसरा नाम कंडेंसर या कैपेसिटर इनकी मोटर्स का रोटेशन बढ़ाने के लिए, इनको टॉर्क प्रदान करने के लिए, तेज़ी से बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ताकि एक बार इनका घूमना स्टार्ट हो जाए। क्षणिक मान के लिए, क्षणिक समय के लिए बस ये ऊर्जा देते हैं जिससे कि इनका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो फिर जो एनर्जी, जो बिजली हम इनको दे रहे हैं वो लगातार इन पर रोटेशन करवाती रहती है। समझे? चलो कोई बात नहीं। तो संधारित्र को कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र आपने देखा होगा पंखे में, कूलर में ऐसे लगे होते हैं। इस प्रकार का संधारित्र होता है। इसमें 2 तार होते हैं, ऐसे गोल गोल बेलनाकार होता है ये, है ना, ठीक है। और कंप्यूटर वगैरह के चिप्स में, कंप्यूटर वगैरह या क्या नाम है, रेडियो वगैरह के जो ये आते हैं अंदर के मदरबोर्ड की, उनमें प्लेट्स वगैरह में, उनमें भी छोटे छोटे इस तरह के कैपेसिटर लगे होते हैं। छोटे छोटे इस तरह के कैपेसिटर लगे होते हैं, देखना कभी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले बात करूंगा चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक चालक और विद्युत रोधी के बारे में। हम बात करते हैं आज चालक और विद्युत रोधी के बारे में। चालक का मतलब कंडक्टर, इसको बोलेंगे कंडक्टर। और विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम पदार्थों को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। ये पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पदार्थों को विद्युत धारा के चालन के आधार पे, पदार्थों को विद्युत धारा के चालन के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक चालक होता है और दूसरा विद्युत रोधी होता है, ठीक है। तो कौन कौन से चालक होंगे, कौन कौन से विद्युत रोधी होंगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाहित किया जा सकता है, जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो है चालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जिनमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, धारा प्रवाहित हो सकती है,
उनको भी क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलेंगे। तो कौन कौन से चालक पदार्थ होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, सारी धातुएं, सभी धातुएं चालक हैं, सभी धातुएं चालक हैं, ठीक है। जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, जस्ता है, जिंक जस्ता है। ऐसे मतलब जितने भी धातुओं के नाम आपको याद आते जाएंगे वो सारे क्या होंगे, चालक पदार्थ होंगे। और भी इनके अलावा और भी चालक पदार्थ होते हैं, जिसमें हम बात करें मनुष्य का शरीर एक चालक पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मनुष्य का शरीर, इसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और नमक का विलयन, अम्ल व क्षार, ये आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो ये सारे क्या हैं, ये सभी चालक हैं, क्योंकि इनमें सभी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो ये चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में। दूसरा जो टाइप है इसका वो है विद्युत रोधी। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है या जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी जैसे कि नाम है विद्युत रोधी, विद्युत धारा का अवरोध करने वाले, आवेश के प्रवाह का अवरोध करने वाले, आवेश को नहीं प्रवाहित होने देने वाले विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद हैं, रबड़, सूखी लकड़ी मत लिखना, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी एक चालक पदार्थ हो सकता है बट सूखी लकड़ी नहीं। प्लास्टिक आदि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे। रबड़ है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, पोर्सिलीन है, हाँ, बेकेलाइट है, और क्या नाम है, कांच है, चीनी मिट्टी है, आदि सब कुचालक पदार्थ है। कुचालक बोले, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कुचालक, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। और आगे पढ़ेंगे, एक और टाइप होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक। एक तीसरा प्रकार और होता है पदार्थों का जिसको बोलते हैं अर्धचालक। इनकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालकों के बीच की होती है, चालक और कुचालकों के बीच की होती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। कभी वो चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, कभी वो कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों का तापमान अगर बहुत कम रहेगा, बहुत कम तापमान पे ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो गर्म करने से इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। जब ये ठंडे होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन बंद अवस्था में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, तो मुक्त आवेश प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जब गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपना बंध तोड़ देते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं और फ्लो होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा का चालन हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अभी मैंने नाम लिया मुक्त और बद्ध आवेश, तो इसी के बारे में चर्चा शुरू करते हैं कि भाई ये मुक्त आवेश क्या है
और बद्ध आवेश क्या है? मुक्त आवेश फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज, एंड दिस इज कंपाउंड चार्ज। ठीक है, ऐसे हैं फ्री आवेश, फ्री एंड बाउंड, कंपाउंड या बाउंड भी बोल सकते हैं इसको, बाउंड ज़्यादा अच्छा रहेगा, BOUND, बाउंड चार्ज। ठीक है, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं ये? तो आपको पता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ वो किससे मिलके बना है? पदार्थ मिलके बना होता है परमाणुओं से। किससे मिलके बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु में क्या होता है? परमाणु में सबसे केंद्र पे, परमाणु के केंद्र पे नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाहर चारों ओर स्थिर कक्षाओं में, कुछ स्थित कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरह से, ये परमाणु है मान लो, ठीक है। इसके केंद्र पर यहाँ पर ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। ओके। और नाभिक के चारों ओर इस परमाणु के अंदर ये कुछ स्थायी कक्षाएं होती हैं। ये स्थायी कक्षाएं होती हैं, है ना। बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, कुछ नाभिक के नज़दीक होती हैं, कुछ नाभिक के दूर होती हैं। इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस कक्षा की दूरी नाभिक से सबसे कम है, उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल के कारण बंधे होने के कारण बद्ध अवस्था में आ जाते हैं। जबकि बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी नाभिक से दूरी सबसे ज़्यादा होने के कारण ये बंध भी बहुत ही कमज़ोर होता है और न के बराबर होता है। तो ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये मुक्त अवस्था में माने जाते हैं, है ना। ये स्वतंत्र रूप से एक पदार्थ से दूसरे, स्वतंत्र रूप से पदार्थ के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण कर सकते हैं, लेकिन ये धातु की सतह से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये धातु की सतह से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से जो आबंध से बंधे हुए हैं, वो आबंध है प्रबल बंध। प्रबल बंध से बंधे हुए हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। जबकि ये वाले जो आवेश हैं, जो सबसे दूर हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ये इस आबंध से बंधे हुए हैं, जो कि होता है दुर्बल आबंध। क्या होता है? दुर्बल। बाह्यतम संयोजकता कोश वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये दुर्बल आबंध से बंधे होते हैं। तो ये क्या, ये पदार्थ के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसलिए इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है ना। समझ में आया आपको कि परमाणु के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके नाभिक से उनका आबंध बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए वो मुक्त रूप से स्वतंत्र कर सकते हैं। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अंदर इसके अलावा, बाह्यतम कक्षा के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनों पे बंध प्रबल होता है और वो मुक्त अवस्था में नहीं आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ है, अगर इस परमाणु को ऊर्जा दे दी जाए, इस परमाणु को मैं ऊर्जा दे दूं, तो सबसे पहले ऊर्जा किसके पास जाएगी? इन इलेक्ट्रॉनों के पास, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद इसके अंदर के कोशों के इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा ट्रांसफ़र हो सकेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण कर कर उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, अपनी जगह खाली छोड़ देते हैं यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे
उतने ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आयन के रूप में जमा हो जाएगा। तो माना कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पे कितना चार्ज जमा हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आयन के बराबर चार्ज जमा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के दूसरे, इस पदार्थ के दूसरे परमाणु के पास जाते हैं। दूसरा परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। कोई अन्य परमाणु ले लो या इसी के ले लो, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उससे क्या होंगे, उससे ये परमाणु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इस पे कुल आवेश, इलेक्ट्रॉनों का कारण कुल आवेश 2 माइनस एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस पे बन जाता है ऋणात्मक आयन, ये बन जाता है ऋणात्मक आयन, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वहाँ बनता है धनात्मक आयन। तो आयनों का निर्माण होता है बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन की इस व्यवस्था में। ये पता चला आपको, जब कोई पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर धन आयन, और जब कोई पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋणायन आ जाता है, तो उसको ऋण आयनित कहते हैं। और जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको धन आयनित कहते हैं। कैसे भी समझ लो इसको, ठीक है। जबकि ये तो चालक पदार्थों की बात थी, लेकिन कुचालक पदार्थों में क्या होता है, कुचालकों में सभी इलेक्ट्रॉन प्रबल बंध से बंधे होते हैं, प्रबल बंध से बंधे होते हैं। कुचालकों में सभी इलेक्ट्रॉन प्रबल बंध से बंधे होते हैं, वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो आवेशों का चालन भी नहीं हो पाता, इसलिए कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है। समझ में आ गए। संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचलित हो सकते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और वो पदार्थ जो कि प्रबल बंध से बंधे होते हैं नाभिक के साथ, उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये टॉपिक आपका क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण। छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ व ध्रुवण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परावैद्युत को? डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड पोलराइजेशन, ये टॉपिक है आपका। अब ये परावैद्युत पदार्थ कौन से आ गए भाई, और ये ध्रुवण क्या बला है, समझते हैं इसको। परावैद्युत पदार्थ यानी कि ये है तो कोई पदार्थ ही, ये है तो कोई पदार्थ ही, या तो ये कुचालक होंगे या ये चालक होंगे, उनमें से निकल के आएगा। पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा हमने, चालक या कुचालक, है ना, उसी में से ये कोई एक है। तो देखिए ये ऐसे पदार्थ है जो कुचालक ही होते हैं। ये पदार्थ कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। परावैद्युत पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ कैसे हैं? ये कुचालक है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं वे कुचालक पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं या विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लगते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब ये कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो परावैद्युत पदार्थ हो गए? देखिए, कागज, मोम, एबोनाइट, अभ्रक आदि परावैद्युत पदार्थ है। कागज के एग्जाम्पल लीजिए आप।
कागज़ के छोटे टुकड़े को, आप एक कागज़ लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बहुत ही हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े, और उन टुकड़ों के पास कंघे को लेके जाइए। कंघा उनको आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि कागज़ का टुकड़े कुचालक पदार्थ है, कंघा उसको कैसे आकर्षित करेगा। ठीक है, अब आप कंघे को सूखे बालों से रगड़िए, ऐसे रगड़ने के बाद फिर उस कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाइए कंघे को। कंघा उस कागज़ को चिपका लेगा, चिपक जाएगा, उससे आकर्षित हो जाएगा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया, अब उसमें हो गया ध्रुवण। क्या हो गया? ध्रुवण। अब ध्रुवण क्या बला है, समझिए। जो कुचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं एक्चुअल में, वो शुरू में कुचालक होते हैं, उन पे कुल आवेश का मान 0 रहता है। कुचालकों पे कुल आवेश का मान क्या रहता है? 0 रहता है। यहाँ पे इसका सारा धनावेश और यहाँ पे इसका सारा ऋणावेश केंद्रित रहता है, तो कुल आवेश इसका रहेगा, कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर 0। ठीक है, लेकिन जब इसको विद्युत क्षेत्र के पास, जब कंघे को आप रगड़ेंगे ना, तो कंघा आवेशित हो जाता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो, इसलिए वो कागज़ को अपनी ओर खींच रहा था। तो क्यों खींच रहा था वही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कंघे को आपने रगड़ा बालों से, तो कंघे पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कंघा आवेशित हो गया बालों से रगड़ने के कारण, घर्षण द्वारा आवेशन हो गया कंघे में, और उसके कारण कंघा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगा, और वो विद्युत क्षेत्र इस कागज़ के टुकड़े को ध्रुवित कर देता है। कैसे ध्रुवित करेगा? इसके सारे इलेक्ट्रॉन तो दूसरी तरफ और धनावेश एक तरफ जमा हो जाते हैं। तो इधर का हिस्सा धनावेशित और इधर का हिस्सा ऋणावेशित हो गया। तो कंघा इसके पास लेके जाएंगे, जो कि पहले से आवेशित है, वो इस कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इस कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, समझ आया? परावैद्युत पदार्थ वो कुचालक पदार्थ हैं जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन वो शुरू कर देते हैं, या विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा नहीं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। आवेश अलग अलग जरूर हो जाएंगे, धनावेश अलग, ऋणावेश अलग, लेकिन आवेश गति नहीं करेगा। आवेश गति नहीं कर पाता है, पदार्थ से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो विद्युत धारा का चालन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लगेंगे। विद्युत प्रभाव का मतलब इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा, इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये मुख्य बात है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि आवेश थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे क्षणिक समय के लिए, धनावेश अलग, ऋणावेश अलग होगा। ठीक है, धनावेश अलग, ऋणावेश अलग, तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कुछ पदार्थों को आकर्षित करेंगे, कुछ पदार्थों को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना, तो ये पराविद्युत पदार्थ हो गया। अब ये पराविद्युत पदार्थ ना 2 प्रकार के होते हैं। ये पराविद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, दूसरा होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र वितरण परस्पर संपाती होते हैं, परस्पर संपाती नहीं होते हैं। इनमें वे पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश वितरण के केंद्र ऋणावेश वितरण के केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते हैं। परस्पर संपाती या ऐसे कहें केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं।
वे पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश वितरण के केंद्र अलग अलग होते हैं। ऐसे पदार्थ देखो, ये कोई पदार्थ है, इसका धनावेश का केंद्र तो है यहाँ पे और ऋणावेश का केंद्र है यहाँ पे, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है। तो आपको पता है पदार्थ में जितना धनावेश उतना ऋणावेश होता है, तो यानी कि ये ऐसे हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश और इनके बीच में कुछ दूरी। तो ये क्या है, एक द्विध्रुव बन गया। एक द्विध्रुव में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 2AQ। तो ऐसे पदार्थों में, किसमें, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश के बीच में कुछ दूरी होती है, तो वो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिससे उनमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होती है 2AQ के बराबर। इसीलिए इन पदार्थों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इसलिए इन पदार्थों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनमें ये जो पराविद्युत है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इनमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2AQ उत्पन्न हो जाता है। P बराबर 2AQ उत्पन्न हो जाता है। कौन से पदार्थ हैं ये, देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, इसकी बात बाद में करेंगे, अभी हम ध्रुवीय पढ़ रहे हैं। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें आप देखेंगे कि H और Cl के अणु के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन का अणु छोटा होता है ना, जब इसको आयनों में आप तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस तो बनेगा, ये तो पता है आपको। तो इसका धनावेश का केंद्र ये H और ये Cl इस तरह से होते हैं। तो इसका धनावेश का केंद्र तो यहाँ पे, इसका ऋणावेश का केंद्र यहाँ पे। इसको इसके ऊपर ढकिए, इसको, ये हाइड्रोजन है, ये Cl है, इसको इसके ऊपर ढकेंगे तो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र मान लो यहाँ आ गया और ऋणावेश का केंद्र यहाँ पे, तो दोनों के बीच में एक दूरी उत्पन्न हो गई, दोनों के बीच में एक दूरी उत्पन्न हो गई। तो इनके अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण। वो फिक्स होता है, स्थायी होता है। ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण इनमें रहेगा ही रहेगा। किसके कारण, इनके आवेशों के वितरण के कारण, इनके आवेशों के वितरण के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण इनमें रहता है। इसलिए इनको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल ले सकते हो, HCl हो गया। HCl के साथ साथ आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, H2O का एग्जाम्पल ले लो। H2O, 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, HHO। इसका धनावेश का वितरण यहाँ पे, इसका धनावेश केंद्र यहाँ पे, ऋणावेश यहाँ पे। ये तीनों कभी भी संपाती नहीं हो सकते। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा माइनस से प्लस की ओर, जिसकी वैल्यू होगी P1। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा P2 माइनस से प्लस की ओर, इस तरह से। P1 और P2 अलग अलग दिशाओं में इस एंगल पे, ये थीटा है मान लो। इन दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, P नेट। इन पे नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वैल्यू होगी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर के बराबर। ठीक है, ये H2O की स्ट्रक्चर को मैंने समझाया है। तो H2O में इस प्रकार से नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। समझ में आ गया तुम्हें। और दूसरी बात, जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो क्या होगा, तो इनके परावैद्युत पदार्थ में, इनके नेट द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है, इनके द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि हो जाती है। देखिए आगे समझिए, इसी को मैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई ध्रुवीय पदार्थ है, कोई ध्रुवीय पदार्थ है, ये ध्रुवीय पदार्थ में परमाणु है। ये परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण इस प्रकार से रहेंगे, धनावेश का केंद्र अलग, ऋणावेश का अलग, लेकिन ये अव्यवस्थित से रहते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब E बराबर 0 है। जब कोई विद्युत क्षेत्र इन पे आरोपित नहीं कर रखा है, तो ये इस तरह से इनके आयन या परमाणु व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, किसी का धनावेश इधर, किसी का धनावेश इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, ऐसे अस्त व्यस्त रहते हैं।
ओवरऑल इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो कुछ होगा, बट वो कम होता है। इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। अगर हम ये मान के चलें कि बहुत सारे अणु हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में शून्य भी होता है। ठीक है, एक सिंगल परमाणु का तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऐसे ही एक और बन जाएगा, इसका इधर इधर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, है ना। ऐसे मतलब बहुत सारे परमाणु होंगे तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, किसी का इधर, किसी का इधर, ऐसे कुल मिला के कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जब E इज नॉट इक्वल टू 0, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये E, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसमें इस पदार्थ को रख दिया तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरफ है। तो ये सारे के सारे द्विध्रुव अणु, ये जो सारे के सारे परमाणु हैं इसके द्विध्रुव के, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम जाएंगे। कैसे घूमेंगे कि ऋणावेश तो होगा इस तरफ और सभी का धनावेश होगा उस तरफ, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। एक व्यवस्थित क्रम में जमा हो जाते हैं, सबका ऋणावेश इधर, धनावेश इस तरफ, ऋणावेश इधर, धनावेश इस तरफ, धनावेश इस तरफ, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में होगा, इसका भी इधर, 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 सभी का द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ हो जाएगा। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण इनमें उत्पन्न होता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, सॉरी, नेट द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। किसके कारण हुआ है ये, बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस पदार्थ को रखने पर, जब इस पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो विद्युत क्षेत्र के प्रेरणा के कारण ये सारे के सारे परमाणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो गए। तो इनमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, इसको बोलते हैं नेट द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित होने का, प्रेरित। ठीक है, ये आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के वितरण का केंद्र, जिनके धनावेश और ऋणावेश वितरण का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, जिनके धनावेश व ऋणावेश वितरण के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। संपाती होते हैं, सॉरी, संपाती होते हैं, उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इनका पी नेट का मतलब कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कितना होता है, इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कैसे, ये कोई पदार्थ है, इसके धनावेश का केंद्र और इसके ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के ऊपर संपाती होते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच की जो दूरी होती है, धनावेश और ऋणावेश के बीच की ये वाली दूरी, ये 0 के बराबर होती है। तो दूरी 0 होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला 2aq, दूरी 0 को q से मल्टीप्लाई करो तो द्विध्रुव आघूर्ण भी इसका 0 होता है। इसलिए इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसलिए इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब इसमें आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मैं ऐसे पदार्थ लूँगा जिनके अणु समान समान होते हैं, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, ये है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 का जब निर्माण करेंगे
तो हाइड्रोजन का धनावेश एक का यहाँ पे, एक का ऋणावेश यहाँ पे, दोनों को संपाती करेंगे तो दोनों के केंद्र एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ढक लेते हैं एक दूसरे को। ऐसे ही N2 और N2 में ये इसका धनावेश का केंद्र, ये इसका ऋणावेश का केंद्र, ये भी एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो यहाँ पर भी P नेट 0, यहाँ पर भी P नेट 0, ठीक है। तो इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। इस कारण इनको बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। चलिए, अब इन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा? तो इनमें प्रेरण के कारण ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा। जब इन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को E इज नॉट इक्वल टू 0 बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब E बराबर 0 होता है तब तो ऐसा होगा, देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, परमाणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण 0, इसका 0, इसका 0, 0, 0, 0, एक दूसरे के ऊपर है इनके केंद्र, तो 0। लेकिन जब आप इसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो इस दिशा में, तो ये सारे धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। धनावेश किधर सरक जाएगा? थोड़ा सा इधर, और ऋणावेश इधर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, तो धनावेश नेगेटिव की ओर, ऋणावेश पॉजिटिव की ओर, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनके आवेशों के बीच में, धनावेशों के वितरण, केंद्रों के वितरण के बीच में दूरी आ गई, तो यहाँ पे P नेट 0 के बराबर नहीं होता है। इस स्थिति में इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और ये कुछ चालकों के तरह प्रभाव प्रदर्शित करने लगते हैं, चालकों के तरह प्रभाव प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं ध्रुवण। इसी को क्या बोलते हैं? इस घटना को ध्रुवण बोलते हैं, कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ को रखेंगे तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ को रखने पर उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने लगता है या प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देने से उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। याद रह जाएगी डेफिनेशन, पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और उनके अनुदिश होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, अर्थात विद्युत क्षेत्र बढ़ने से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। उनको बोलते हैं रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, ये नाम है, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, ठीक, ओके। चलिए, एक छोटा सा फॉर्मूला और जनरेट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए और परावैद्युत प्रेरित ध्रुवण के बीच में। देखिए, आपने अभी तक ये देखा कि किसी परावैद्युत पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसमें ध्रुवण उत्पन्न होता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, उसके इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश, ये नया वर्ड है। परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। वो द्विध्रुव आघूर्ण इकाई आयतन के लिए अगर ज्ञात किया जाए
तो उसको क्या नाम दिया गया है, ध्रुवण सदिश नाम दिया गया है। इस ध्रुवण सदिश को कैपिटल P से शो करते हैं। किससे? ध्रुवण सदिश एक सदिश राशि है, इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है, यह ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, समानुपाती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ध्रुवण सदिश की वैल्यू किसके समानुपाती हो जाएगी, ई के। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट होता है। समानुपाती चिन्ह को हटा देंगे, समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा साई, इसको साई बोलते हैं या चाई भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो साई ये कांस्टेंट आ जाता है, जहाँ साई एक नियतांक है। क्या है? साई एक नियतांक है जिसे हम पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो भी आपने पराविद्युत पदार्थ लिया है उसकी वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये नाम है इसका, ये इक्वेशन याद रख लेना। ठीक है, ये कैपिटल P है, देखो दो P यूज कर रहे हो आप, एक स्मॉल p, ये स्मॉल p तो है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, और कैपिटल P क्या है? प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि कैपिटल P बराबर हो जाएगा स्मॉल p बाई v। ये स्मॉल p बाई v लिखेंगे, प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण को कहेंगे कैपिटल P, ध्रुवण सदिश। और ध्रुवण सदिश किसके समानुपाती होगा? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, जहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है साई, और साई को बोलते हैं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। तो आज के लिए मैं इतना ही शामिल कर रहा हूँ आज की वीडियो में, बाकी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।